नमस्कार वॉरियर्स एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस वंस अगेन। एक छोटे से अंतराल के बाद एएसडब्ल्यूएस मंथली वेबिनार की सीरीज फिर से लेके आया है और ये हमारा 9th वेबिनार है। आज का टॉपिक है बायोलॉजिक्स एंड जैक इनहिबिटर्स इन एएस। वेबिनार की शुरुआत में हमारे गेस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ करना चाहूँगा। आज के वेबिनार में हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से जुड़े हैं डॉक्टर मोहित गोयल। डॉक्टर मोहित गोयल एमडी एफएसीआर FRCP, a distinguished consultant rheumatologist at Care Pain and Arthritis Center in Udaipur, Rajasthan. He is a multifaceted professional lending his expertise across various prestigious roles. Dr. Goel serves as an associate editor for Indian Journal of Rheumatology (IJR) and holds an editorial board position at Rheumatology Advances in Practice, British Society of Rheumatology in Oxford. His contribution extend further as a vital part of the executive committee of the Indian Rheumatology Association (IRA). Internationally recognized, Dr. Goel is an esteemed collaborator with the APLAR, Asia Pacific Spondyloarthritis Registry, and a steering committee member for the Psoriatic Arthritis Special Interest Group in India. He is also a founding member of the Collaborative of Indian Rheumatology Editors, CIRE. His extensive contribution to the field are evident through a remarkable publication record. More than 30 articles in esteemed peer-reviewed journal and over 20 chapters in widely read books. Thank you, Dr. Mohit Goel, for joining us. आज हमारे साथ पुणे से डॉक्टर प्रवीण पाटिल कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट जो एएसडब्ल्यूएस के मेडिकल एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर और ट्रस्टी भी है, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मैं डॉक्टर मोहित गोयल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। डॉक्टर, ओवर टू डॉक्टर मोहित गोयल। Thank you for having me here and this opportunity to interact with all the warriors. So, हम यहाँ पर इस माध्यम के थ्रू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करते हैं। वेरियस टॉपिक्स हैव बीन टच्ड अपॉन। सो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम टारगेटेड थेरेपीज, बायोलॉजिक्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैक इनहिबिटर्स स्पेशली, जो आजकल बड़ा नाम चल रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि ये होते क्या हैं, और फिर हम जाएंगे जो कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन डिलेमास सभी वॉरियर्स के मन में रहते हैं या उनके घर वालों के मन में रहते हैं, और उसके बाद में ऑफ कोर्स द ट्रेडिशन इज कि जो क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहें वो हम लेंगे। तो जब हम बात करते हैं जैक इनहिबिटर्स की, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की और बायोलॉजिक्स की, अगर हम उन्हें एक ग्रुप में रखें तो हम उन्हें कहते हैं टारगेटेड थेरेपीज। क्या है और थेरेपीज, और टारगेटेड थेरेपीज जनरल थेरेपीज से कैसे अलग हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब हम दवाइयों की बात करते हैं रोमैटिक रोगों में, मैं सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की नहीं, मैं सभी डिजीज की बात कर रहा हूँ, तो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हम जो कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स का क्या मतलब है, जो जनरली आप सभी लोग, क्योंकि ये वेबिनार्स काफी समय से अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि कहाँ एक तरफ तो हम बात करते हैं सिर्फ पेन रिलीफ की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिजीज मॉडिफिकेशन की, जहां पर हम जोड़ों को टेढ़ा होने से बचा सकते हैं, लाइफ को बेटर कर सकते हैं, डिजीज के नेचुरल कोर्स को मॉडिफाई करके एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। तो जब हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स की बात करते हैं, तो दो तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला आप देखेंगे कि सिंथेटिक और बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में तो आ गई बायोलॉजिकल दवाएं, और सिंथेटिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें कन्वेंशनल और टारगेटेड। तो क्या है कन्वेंशनल और क्या है टारगेटेड? कन्वेंशनल वो दवाएं जो लंबे समय से यूज होती हैं, और उनका उनमें खास बात यह है कि वो इम्यून सिस्टम के कई सारे मल्टीपल स्टेप्स पे असर करके बीमारी को कंट्रोल करती हैं। तो उनके साथ में उनकी कई लिमिटेशंस रहती हैं, और जैसे कि उन्हें एक सर्टेन डोज तक ही दिया जा सकता है। अगर उस डोज से ऊपर दिया जाएगा तो वो इम्यून सिस्टम के सभी स्टेप्स को इनहिबिट करेंगे और साइड इफेक्ट की रिस्क बढ़ सकती है। वहीं जब हम बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी की, तो यह जो पूरा इम्यून तंत्र है, इम्यून प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है, उसमें कहीं स्पेसिफिक एक टारगेट पे ये दवाएं वर्क करती है। तो अगर हम देखें कि इफेक्टिव डोज वर्सेस साइड इफेक्ट्स, तो ये टारगेटेड जो दवाएं हैं, टारगेटेड जो थेरेपीज हैं, ये ज्यादा बेटर रिजल्ट अचीव कर पाती है कंपेयर टू कन्वेंशनल दवाएं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सिंथेटिक को डिवाइड किया है
कन्वेंशनल और टारगेटेड के अंदर, और बायोलॉजिकल एक अलग ग्रुप है। ये यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए काम आएगा, जब हम आगे देखेंगे कि क्या बायोलॉजिकल्स क्या है और जैक इनहिबिटर्स क्या है। तो वहीं हम जब बात करें तो दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन जो इन डिजीज मॉडिफाइंग दवाओं का होता है, या तो कन्वेंशनल या टारगेटेड। तो कन्वेंशनल के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो पुरानी दवाएं सल्फासेलेजिन वगैरह जो हम कॉमनली जानते हैं, और हम जब टारगेटेड की बात करें तो फिर हम उनको दो में विभाजित कर सकते हैं, बायोलॉजिकल और सिंथेटिक। तो मतलब क्या हुआ? मतलब इन दो क्लासिफिकेशन से ये निकला कि जो कन्वेंशनल दवाएं हैं वो बेसिकली टारगेटेड नहीं है, वो किसी एक टारगेट पे अटैक नहीं करती है, वो मल्टीपल स्टेप्स इम्यून सिस्टम के इम्यून तंत्र को पे असर करती है। जबकि बायोलॉजिकल और टारगेटेड सिंथेटिक दवाइयां, ये दोनों अटैक करती हैं किन्हीं स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून प्रोसेस में। तो टारगेटेड थेरेपी के अंदर एक बायोलॉजिकल थेरेपी आती है और दूसरी सिंथेटिक आती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं जैक इनहिबिटर्स, जैसे कि टोफासिटिनिब। सो आपने देखा कि ये दो तरीके से अगर हम क्लासिफाई करें तो दोनों में ही ये बहुत क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि टोफासिटिनिब या जैक इनहिबिटर्स बायोलॉजिकल दवाइयां नहीं है, ये कन्वेंशनल भी नहीं है, ये टारगेटेड बेशक है, लेकिन ये बायोलॉजिकल दवाइयां नहीं है। तो क्या फर्क है बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं और बायोलॉजिकल दवाइयां? केमिकल दवाइयां या स्मॉल मॉलिक्यूल दवाइयां बेसिकली बड़े ही सिंपल से केमिकल्स हैं, जो हम एक तरह से स्कूल के समय में केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। और बायोलॉजिकल दवाइयां ये उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन की तरह, जो फिर हम स्कूल में बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा करते थे। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल या केमिकल्स हैं जनरली वो बड़े छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो हम आगे हम थोड़ा अभी बात करेंगे उसके बारे में। और जैसा कि क्योंकि वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, वो बड़े इसलिए हैं कि उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अब क्या होता है कि जब इनको हम एक दवा को रेप्लिकेट करके दूसरी बनाने की कोशिश करते हैं, मानिए कि एक कंपनी ने एक स्मॉल मॉलिक्यूल या एक स्मॉल केमिकल दवा बनाई है, और दूसरा कंपनी उसी दवा को वापस मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो वो बनाने का तरीका रिलेटिवली काफी सिंपल होता है। जबकि हम बात करें बायोलॉजिकल की, तो बायोलॉजिकल में क्योंकि अगर हम सिंपल समझें तो आरएनए से बनता है डीएनए और डीएनए से बनता है प्रोटीन, तो उस दौरान जब वो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये इस तरह के हाईफाई वर्ड्स जो हम पढ़ा करते थे स्कूल में भी बायोलॉजी के अंदर, तो ये प्रोसेसेस जब चलते हैं तो हमारा उस पर 100% कंट्रोल नहीं रहता है। तो सारे प्रोसेस सेम फॉलो करने के बाद में भी अगर एक बायोलॉजिक की जैसी दूसरी दवा दूसरी कंपनी बनाने की कोशिश करेगी, तो भी वो 100% पहले वाले से सेम नहीं हो सकती है। तो जैसा कि ये केमिकल सिंथेसिस से बनते हैं और ये सेल कल्चर से बायोलॉजिक्स बनाए जाते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि ये केमिकल्स हैं, तो हमें पता है कि ये किस टेम्परेचर पे, किस ह्यूमिडिटी पे, कहाँ तक कितना स्टेबल है, और उस रेंज के अंदर स्टेबिलिटी इनकी बढ़ाई भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या साथ में क्या एडिटिव मटेरियल, एडजुवेंट यूज किए जा रहे हैं। जबकि बायोलॉजिकल ड्रग्स जो होती है ये सेंसिटिव ज्यादा होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इस टेबल पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसके थ्रू मैं कुछ सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जस्ट ये इमेज एक दिखाने के लिए। तो अब आप देखें कि ये यहाँ पर जो ये बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, अगर हम और आप एक जिगसॉ पजल लेके भी इस तरह से इसको जोड़ने बैठेंगे, तो एंड में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट फोटो को देख के कॉपी करने के बावजूद भी किसी ना किसी टुकड़े का डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगा, वो चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि हम सेम प्रोसेस से उसको जोड़ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कंपैरिजन में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल, ये एक जैक इनहिबिटर का स्ट्रक्चर है, और ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कि देखिए कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉल मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल दवाई के मुकाबले में कितनी कम होती है। जब हम रिलेटिव साइज की बात करें, जो मैंने पहले कहा था लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो देखिए ये रिलेटिव साइज है स्मॉल मॉलिक्यूल की, टोफैसिटिनिब जैसे मॉलिक्यूल की, कंपेयर टू एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि अडेलिम्यूम है। तो ये साइज है, और इस साइज के भी कई इंपॉर्टेंस है जो हम आगे बात करेंगे। अब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है आपको बताने के लिए कि बायोलॉजिकल दवाइयां बनाने का प्रोसेस कैसा है, और वहीं स्मॉल मॉलिक्यूल बनाने का प्रोसेस कैसा है। एक टेबल के ऊपर, या कह सकते हैं थोड़ी सी छोटी जगह के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल
ड्रग बनाई जा सकती है। वहीं अगर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो पहले आपको सेल लाइन चाहिए, उसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा, आगे कई सारे प्रोसेस होंगे और लास्ट में जाके आपकी दवा रेडी होगी। तो ये तो हुआ प्रोसेस एक मैक्रो लेवल पर। अब इसी में अगर अपन माइक्रो लेवल पे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर डीएनए, प्रोटीन और किस किस न जाने किन किन चीजों की बात हो रही है। और ये सारे प्रोसेस से निकलने के बाद में फाइनली एक प्योरीफाइड ड्रग ऑब्टेन होती है, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बल्क ड्रग का प्रोडक्शन होता है। तो मोटे तौर पे बात यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी प्लस द वे ऑफ मेकिंग और उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर केमिकल दवाइयों और बायोलॉजिकल में बहुत ज्यादा इनमें अंतर है। तो यही टेबल जो हम बात कर रहे थे, तो हमने पहली बात देखी थी कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब क्या होता है, एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको सपोज आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं टोफेसिटिनिब के ऊपर, एक जैक इनहिबिटर के ऊपर, अगर फीमेल पेशेंट है तो आपके डॉक्टर क्या कहेंगे, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं या आप लैक्टेटिंग फेज में बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो हम आपको बायोलॉजिक पे शिफ्ट कर देते हैं। उसका क्या कारण है, टोफेसिटिनिन प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को दूध पिलाने के दौरान अनसेफ प्रूव्ड है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक उसकी सेफ्टी भी प्रूवन नहीं है। ऐसे में बायोलॉजिकल दवाइयां जो कि बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी जो माता के जो बच्चेदानी होती है उसमें जो झिल्ली जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको क्रॉस करके ये मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते हैं जनरली। इसी तरह से दूध पीते बच्चे में भी दूध के अंदर ये मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं। इसलिए बायोलॉजिक दवाइयों की सेफ्टी प्रेगनेंसी और दूध पिलाने में यानी लैक्टेशन में प्रूव करी गई है। दूसरा जो मैंने बात किया था स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत ही नैरो रेंज होती है जिसके अंदर हमको इनको रखना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जनरली केमिकल मॉलिक्यूल्स इम्यूनोजेनिक नहीं होते। मतलब जब इनको किसी रोगी को कोई रोगी इन दवाइयों को लेगा केमिकल मॉलिक्यूल्स को, तो बॉडी इनके अगेंस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट करने की कोशिश नहीं करेगा। जबकि हम ये बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स जब देंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश कर सकता है। उसके भी क्या इम्प्लीकेशंस होती है वो हम आगे कुछ देखेंगे। सो अब सवाल ये आता है कि हमने बात करी कन्वेंशनल दवाइयों की, फिर टारगेटेड दवाइयों में हमने बात करी सिंथेटिक की और बायोलॉजिकल की। तो एक हो गई कन्वेंशनल दवाइयां जो कि टारगेटेड नहीं हुआ करती थी, और एक ये हमारी टारगेटेड दवाइयां जो किसी स्पेसिफिक टारगेट इम्यून सिस्टम में काम करती है। तो इनको हम यूज ही क्यों करते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा मैंने कुछ पहले भी बताया कि कन्वेंशनल दवाइयां जो थी वो इम्यून सिस्टम या इम्यून तंत्र के मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर इम्यून सिस्टम को रोकती थी उस डिजीज को कम करने के लिए। तो उसमें होता क्या था कि अगर हम देखें एफिकेसी और सेफ्टी, उसके बीच का जो हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं वो बहुत हमारे फेवर के अंदर नहीं था। तो हम अगर दवा की डोज बढ़ाने की कोशिश करते एफिकेसी बढ़ाने के लिए, तो सेफ्टी कम हो जाती थी। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं टारगेटेड थेरेपीज की, तो क्या होता है, वो इम्यून हमने आइडेंटिफाई किया रिपीटेड रिसर्च से, शोध से, कि इस रोमैटिक रोग के अंदर ये वाले केमिकल या ये वाले साइटोकाइंस जो इस तरह से बोलते हैं, जो हार्मोन एक तरह से रिलीज हो रहा है, केमिकल बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो कौन से रोग में कौन सा ज्यादा रिलीज हो रहा है। और फिर साइंटिस्ट ने पाया कि अगर हम ये दवाई बनाएं जो कि इस केमिकल, इस हार्मोन या इस साइटोकाइन को टारगेट करके कम करेगी और वो इस डिजीज में हेल्प करेगी, तो हम इस डिजीज को भी कम कर पाएंगे और पूरे के पूरे इम्यून तंत्र को दबा के या सप्रेस करके होने वाले साइड इफेक्ट से भी हम बच पाएंगे। तो इस तरह से टारगेटेड थेरेपीज का जन्म हुआ। तो हुआ क्या कि हम ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां बना पाए, और उस एफिकेसी पे जाते हुए भी सेफ्टी हमने दवाइयों की बहुत कम नहीं की। इसलिए टारगेटेड थेरेपीज का जन्म हुआ। टारगेटेड सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल जो रोमेटोलॉजी की दुनिया में दिया जाता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो काफी लोगों के लिए पिछले करीब करीब 20 साल में जमीन आसमान का अंतर इन टारगेटेड थेरेपीज के आने के बाद से हो चुका है। जहां 2000 के पहले तक हमारे पास में कोई कारगर ट्रीटमेंट इस रोग के लिए नहीं हुआ करता था, अब बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि टारगेटेड थेरेपीज के अंदर बायोलॉजिकल्स की, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जैक इनहिबिटर टोफेसिटिनिब की हम बात करते हैं, ये तो बड़े बाद में आए हैं।
और इंडिया में जो इजीली अवेलेबल हुए हैं ये तो मात्र पिछले 3 साल की बात है। लेकिन बायोलॉजिकल्स ने क्या अचीव किया है, या बायोलॉजिकल से हम क्या चाहते हैं रोगियों में अचीव करना। सो बेसिकली जब ये दवाइयां नहीं थी तो हम सिर्फ मरीज को कुछ दर्द में आराम, कुछ अकड़न में आराम दे पाते थे, और उनकी लाइफ कुछ सर्टेन परसेंटेज ही बेटर किया करते थे। और उस समय पर यह माना जाता था कि एक एएस का रोगी अगर है तो उसका आगे चल के उसकी कमर अकड़ जाएगी या कमर उसकी झुक जाएगी। बायोलॉजिकल दवाइयों से हम इफेक्टिव डिजीज मॉडिफिकेशन पहली बार एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जैसे रोगों के अंदर कर पाए हैं, जहां पर ऐसे कई सारे रोगी, अभी भी हम 100% अचीव करने से तो बहुत दूर हैं, लेकिन काफी सारे रोगी उनमें बायोलॉजिकल्स के यूज से डिजीज मॉडिफिकेशन करके जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन है या अन्य जॉइंट्स है, उनको फ्यूज होने से, उनको टेढ़ा होने से या उनको बिल्कुल अकड़ जाने से रोका जा सकता है, एंड काफी मोबिलिटी लाइफ लॉन्ग मेंटेन की जा सकती है। तो एक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम कन्वेंशनल दवाइयों से किसी को भी बोलते हैं कि आपको बायोलॉजिक दवाई या टारगेटेड थेरेपी पे जाना है, तो टेस्ट किए जाते हैं कुछ। क्यों टेस्ट किए जाते हैं? जब इन दवाइयों के ऊपर बहुत शोध हुआ, बहुत पता किया गया, तो देखा गया है कि कुछ सर्टेन इन्फेक्शंस जो होते हैं उनकी या तो रिस्क बढ़ती है, या अगर वो पहले से अगर किसी के बॉडी में वो इन्फेक्शन है तो वह बढ़ने का खतरा उसके अंदर रहता है। तो कुछ ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन आइडेंटिफाई किए गए जो कि कॉमन भी हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस हमारे जैसे देश के अंदर बहुत कॉमन है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी भ्रांति आती है इसके अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट में अपन बात करते हैं जिसको एमटी मॉन्टू टेस्ट या कहीं पे टीएसटी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्टिंग ऐसा बोला जाता है। ये जो टेस्ट हम करते हैं ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं करते हैं, ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया इस रोगी के, इस वॉरियर के बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। तो अब क्या होता है कि जब ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पहली बात तो कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि हमें टीबी हो गया। तो एक तो उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है इस टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब टीबी। अब हम प्रेवलेंस की बात करें तो अभी नया जो डेटा आया है 2023 का, उसमें पाया गया है कि नए ट्यूबरकुलोसिस के केसेस इंडिया में प्रति 1000 पॉपुलेशन में 2 लोगों को होता है। नया ट्यूबरकुलोसिस प्रति 1000 पॉपुलेशन में 2 लोगों को होता है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अलग अलग स्टडीज में पाया गया है कि ह्यूमन बॉडी में 10, इंडिया में 10 से 40% लोगों के बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी के शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है और उसको ये बायोलॉजिक दवाएं या दूसरी भी अन्य कई सारी दवाइयां अगर दी जाएंगी तो वो ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव होने की रिस्क रहती है। तो ऐसे में इन सभी लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के फुल कोर्स की ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें कुछ एक मेडिसिन दी जाती है जो कि इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को एक्टिव होने से रोकती है। तो ये जो भ्रांति मैंने पहली कही कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस नहीं बताता है। और दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव आता है तो दवाई दी जाती है, वो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को एक्टिव होने से रोकने का ट्रीटमेंट है। तो जब हम बात कर रहे थे कि इसके अलावा और कुछ टेस्ट जैसे कि HIV का टेस्ट, हेपेटाइटिस का टेस्ट भी कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि हम इस तरह की दवाई दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रोगी को कोई और अन्य इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन तो पहले से नहीं चल रहा है। ऐसे में क्या किया जाएगा, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपका डॉक्टर कहेगा कि देखी जाए एक्टिविटी की, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन हेपेटाइटिस बी इस रोगी में एक्टिव भी है कि नहीं, हेपेटाइटिस सी है तो वो एक्टिव है कि नहीं, और अगर वो एक्टिव है तो उसके लिए पहले कुछ एंटीवायरल दवाई देके और उसके बाद में बायोलॉजिक वगैरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से अगर मॉन्टो टेस्ट पॉजिटिव है तो कुछ दवा देके जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एक्टिव ना हो और बायोलॉजिक दिया जाएगा। ये दवाई आप नहीं ले पाएंगे अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब भी ये कुछ चीजें आपके मन में आती हैं तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर आपको इसका जनरली सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाएंगे। तो हमने ये बात करी कि टारगेटेड थेरेपीज में पहले बायोलॉजिकल्स की, तो अब नेक्स्ट बात आती है बायोसिमिलर्स की। ये टर्म से काफी लोग वाकिफ है, कुछ लोग वाकिफ नहीं भी है, लेकिन इनका डीपर मीनिंग जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में है पहली बात जो मैंने कही थी कि जब एक कंपनी ने एक बायोलॉजिकल दवा बनाई है और दूसरी कंपनी उसी बायोलॉजिकल दवा को बनाने की कोशिश करती है, तो उसमें सारी कोशिशें करने के बावजूद भी
वो दवा एग्जैक्ट जैसी पहली कंपनी ने बनाई थी वैसी नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए डिफरेंस रेगुलेशंस में क्या आता है, जैसे कि अगर एक बीपी की कोई स्मॉल केमिकल दवाई बनाई गई है, एक कंपनी ने उसको बनाई है, वो कई साल से यूज हो रही है। अब दूसरी कंपनी ने उसको बनानी चालू करी है, तो दूसरी कंपनी को मात्र ये साबित करना है कि हमारी दवाई केमिकली प्योर है और एग्जैक्ट वही केमिकल है जो पहली कंपनी ने बनाई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं बायोलॉजिक्स की, बायो और बायोसिमिलर्स की, तो हर कंपनी जो ये नई इस दवा को नए सिरे से बनाती है, उनको फिर से टेस्टिंग करके, स्टडीज करके, रिसर्च से साबित करना पड़ता है कि हमारी दवा, एक तो पहली बात, जो ओरिजिनल जिस कंपनी ने बनाई थी उससे कंपेरेबल है, दूसरा इसकी एफिकेसी भी वैसी है और सेफ्टी भी वैसी। तो ये फिर से प्रूव करना रहता है। ये सब करने के बावजूद भी कोई भी बायोसिमिलर जनरली ओरिजिनल जो दवाई है उससे 100% सेम नहीं होता है। इसलिए जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है, जो ड्रग अथॉरिटीज होती है, वो एक रेंज देती हैं कि जब ये नया कोई भी बायोसिमिलर आएगा तो वो ओरिजिनल दवा के इतने पर्टिकुलर परसेंटेज रेंज रेंज के अंदर अंदर एफिकेसी भी होनी चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो इसलिए भले ही हम बात करें अडालिम्यूमैब की या एटानरसेप की या इन्फ्लिक्सिमैब की या किसी भी और बायोलॉजिकल दवा की, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह से है तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते। और जनरली अभी तक जो डेटा और आ रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीटली इंटरचेंजेबल कि आप एक से दूसरे पे फटाफट चेंज कर लें, ये नहीं माना जाता। तो उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमनली, कि क्या मैं स्विच कर लूं ये बायोलॉजिक जो इंजेक्शन है, मैं अभी तक 6,500 का ले रहा था, दूसरी कंपनी का 6,000 रुपए का भी मुझे मिल रहा है, क्या मैं इसको स्विच कर लूं? तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्विच करने से पहले डॉक्टर से इसको डिस्कस करना है, अपने ऑप्शंस वे करने हैं और उसके बाद में स्विच करना है। आप लोगों में से जो भी लोग बायोलॉजिकल दवाओं पे हो गए, आपने देखा है कि साल दर साल कंटिन्यूअसली बायोलॉजिक मेडिकेशंस की जो कॉस्ट है वो कम आती जा रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की दवा आपको कुछ कम में मिल रही है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय में वो दूसरी कंपनी की भी दवा की कॉस्ट कम आने लग जाएगी। तो सिर्फ कुछ कॉस्ट अपने को देख के क्विकली बायोसिमिलर्स में स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब 100% सेम नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी का बायोसिमिलर आपको जिस तरीके से काम कर रहा है, दूसरी कंपनी का भी उतना की उतना एफिकेशियस, उतना की उतना सेफ आपके लिए होगा। इसलिए ये हमेशा एक डॉक्टर के साथ में शेयर्ड डिसीजन लें। ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो डॉक्टर भी आपको हेल्प करेंगे, वो कहेंगे कि हम शिफ्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस पे क्या होता है। बट बायोलॉजिकल्स, बायोसिमिलर्स में बहुत सारी वेरिएबिलिटी है। उनको कैसे स्टोर किया जा रहा है, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमने बात करी है बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। डेटा और आ रहा है अभी कि हाँ, कौन से मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे में स्विच किया जा सकता है। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम जब हाँ ये बोल दिया जाए कि ये जो 5 बायोसिमिलर इस दवा के इंडिया में अवेलेबल हैं, ये कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है या कंप्लीटली इनमें कभी भी उठ के एक से दूसरे पे स्विच किया जा सकता है। तो दैट विल मेक द लाइफ मच इजियर फॉर पेशेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन कॉमनली काफी लोग पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि ये जो बायोलॉजिक दवा है डॉक्टर साहब, पहले बहुत अच्छे से काम कर रही थी, उसके बाद में मैंने इसको कुछ समय तक नहीं लिया, मैं ठीक चल रहा था, फिर मैंने सोचा मैं आपसे मिलूं नहीं और मैंने वापस स्टार्ट कर दी, लेकिन अब ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए ये जो बायोलॉजिक्स में हम इसकी डोज कम करते हैं या हम इसको बंद करने की भी सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन मेकिंग शेयर्ड एक डॉक्टर और पेशेंट की हो। देखिए, ये अकेले पेशेंट का डिसीजन भी नहीं हो सकता, और क्योंकि इसमें काफी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये अकेले डॉक्टर का डिसीजन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, सो दैट जब बायोलॉजिक को हम बोलते हैं स्पेस आउट मतलब जब फ्रीक्वेंसी कम करी जाती है, बीच का इंटरवल बढ़ाया जाता है, तो कई बार आपको डॉक्टर कहेंगे कि हम ये दूसरी दवा, मुंह से खाने वाली नॉर्मल दवा ऐड करेंगे। कभी कभार वो एफिकेसी कम ना हो उसके लिए ऐड करी जाती है। कई बार वो इसलिए ऐड करी जाती है कि जब बायोलॉजिक्स के बीच में स्पेस बढ़ाई जाएगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बायोलॉजिक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बना ले या रेजिस्टेंस ना बना ले, जो हमने पहले बात करी थी कि बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर की निगरानी में हैं और वो देख रहे हैं कि अब हमें है ना बायोलॉजिक की स्पेसिंग करनी है, इंटरवल उसकी,
दो इंजेक्शन के बीच की बढ़ानी है, तो वो कुछ मेडिसिन हो सकता है ऐड करेंगे। और जिस बायोलॉजिक में उन्हें लगता है कि नहीं इसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा नहीं है, इसके बाद में जाके फेल होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है वो आपको वहां पर बोलेंगे कि नहीं हमें दूसरी दवा ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टर्म हम बहुत कॉमनली आजकल पेशेंट से भी सुन रहे हैं और सब जगह सुन रहे हैं कि सर ओरल बायोलॉजिक्स क्या है, मुझे तो ओरल बायोलॉजिक पे जाना है। तो इज देयर एनीथिंग लाइक ओरल बायोलॉजिक? तो हमने जो अभी तक के पहले के स्लाइड्स देखे हैं, तो ये तो क्लियर ही हो गया है कि ओरल बायोलॉजिक कुछ नहीं है। जो जैक इनहिबिटर्स या टोफैसिटिव जो हम जानते हैं, ये बेसिकली ओरल बायोलॉजिक्स नहीं है, ये बायोलॉजिक्स ही नहीं है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, लेकिन जो पुरानी कन्वेंशनल दवाइयां थी उनके मुकाबले में जैक इनहिबिटर्स और टोफैसिटिनिब का एडवांटेज ये है कि ये टारगेटेड दवाइयां हैं। ये इम्यून तंत्र, इम्यून सिस्टम या इम्यून प्रोसेस जो है उसके एक पर्टिकुलर स्टेप पे ही काम करती हैं। ये इम्यून सिस्टम के सारे स्टेप्स को डाउन रेगुलेट या सप्रेस या इम्यूनो सप्रेस नहीं करती है। तो ये बेसिकली क्या है, टारगेटेड है और सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स है, ये बायोलॉजिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कई लोग पूछते हैं कि मुझे है ना बायोलॉजिक्स बोले गए, लेकिन जो ओरल बायोलॉजिक्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, या टोफैसिटिन कई लोग नाम लेके बोलते हैं बहुत सस्ते हैं, मैं उस पर क्यों ना जाऊं। या कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजिक मैं ले रहा हूँ अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं क्यों ना टोफैसिटिन के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, ओरल ड्रग्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि द डिसीजन हैज टू बी अ शेयर्ड डिसीजन बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर। आपके और डॉक्टर को शेयर करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपके कॉस्ट के कंसर्न्स हैं तो डॉक्टर से शेयर करिए। ये बड़ा ही एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, और अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं तो मेरी जानकारी में जितना मैं जानता, मैक्सिमम डॉक्टर्स इसका जवाब देने से हिचकते नहीं है। बाकायदा आपको डिटेल में इसके बारे में समझाते हैं कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इन ड्रग्स के ऊपर जाने में। तो कैसे ये चॉइस करी जाती है? अगर एक नया पेशेंट है तो इसको जैक इनहिबिटर देना है, अगर पूरा बेसिक दवाइयां काम नहीं करी है, कन्वेंशनल दवाइयां, तो जैक इनहिबिटर देना है या बायोलॉजिक देना है, बायोलॉजिक देना है तो कौन सा देना है, तो ये सब डिसीजंस कैसे किए जाते हैं? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमारी स्पाइन, गर्दन, कमर और कूल्हे के जोड़ भी अफेक्ट हो सकते हैं। साथ में पेरिफेरल जॉइंट्स जैसे कि हाथ और पांव के जोड़ भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस हो सकती है। कई लोगों को पेट और आंतों की प्रॉब्लम, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। कुछ लोगों को साथ में आंखों की में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अन्य प्रॉब्लम जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स में से कैल्शियम का निकलना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली तो ये कंसिडरेशन रहता है डिसाइड करने के लिए कि इस रोगी के अंदर कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। सेकंड, अलग अलग साइड इफेक्ट प्रोफाइल है इन सभी ड्रग्स की। कोई भी दवाइयां ऐसी नहीं होती हैं जो विदाउट साइड इफेक्ट्स या डिवाइड ऑफ साइड इफेक्ट्स होती है। जब भी कोई दवा किसी रोगी को दी जाती है तो एक तरह से एक तराजू में तोला जाता है कि कौन सा पलड़ा भारी है। एंड अगर आप एक सही डॉक्टर के पास हैं और वो तराजू में तोल के देता है कि हाँ द एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस का पलड़ा भारी है और रिस्क का पलड़ा हल्का है, तो ज्यादा चांस है कि आपके साथ में अच्छा ही होने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जब हम साइड इफेक्ट को तोलते हैं तो हर दवाइयों के साइड इफेक्ट अलग हैं, और इसलिए उनकी सेफ्टी अलग अलग एज ग्रुप में चेंज होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूंगा एक ज्यादा एज के पर्सन की, तो वहां बायोलॉजिक्स आर अ सेफर ऑप्शन देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, टोफैसिटिन। जब मैं कम एज पे आऊंगा तो हो सकता है कि उन दोनों की सेफ्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर चीजों को देखा जाएगा तो बायोलॉजिक आर सेफर, बहुत माइनर अगर हम डिफरेंस देखेंगे। फिर विद इन बायोलॉजिक्स भी एक हमारे टीएनएफ इनहिबिटर्स होते हैं, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर्स होते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसको है ना खराब ट्यूबरकुलोसिस पहले हो चुका है, तो हम वहां पर इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर जैसी दवाई देंगे। ये मात्र मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ कंसिडरेशन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी दवा इस पर्टिकुलर पेशेंट को देने दिया जाना बेस्ट है। तो इसलिए बहुत सारे कंसिडरेशंस रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि क्या और प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को पहले क्या बीमारी रह चुकी है, पहले क्या सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है। तो बहुत सारी ये चीजें देखने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि पहली बात तो इस पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। हर पेशेंट टारगेटेड थेरेपी पे जाने का कैंडिडेट नहीं होता है,
और इवन जो कैंडिडेट होते हैं उनमें से हर पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी पे नहीं डाला जा सकता। जब बायोलॉजिक पे डालने का भी टीएनएफ पे डिसाइड होता है तो हर टीएनएफ इनहिबिटर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग है, छोटा मोटा साइड इफेक्ट के प्रोफाइल में भी इनमें डिफरेंस है। तो ऐसे में जहां पर कि किसी पेशेंट को अनरिलेटेड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से अलग मान लो किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम उसको ऐसा टीएनएफ इनहिबिटर देना चाहेंगे जो कम देर के लिए काम करता हो। तो इसलिए ये सारे कंसिडरेशंस ऐसे पेशेंट्स में आते हैं जहां लिवर की कोई प्रॉब्लम हो, वहां टीएनएफ इनहिबिटर दिया जा सकता है, लेकिन वहां ऐसा टीएनएफ इनहिबिटर दिया जाएगा जो जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम हो, जो जल्दी बॉडी में अपना काम करके जल्दी बाहर निकल जाता हो, ताकि अगर किसी को बाय द वे साइड इफेक्ट हो जाए तो क्विकली बॉडी से साइड इफेक्ट बाहर निकल भी जाए। ये एक और क्वेश्चन, इस पे मैं डिटेल्स में तो बहुत नहीं जाऊंगा, पर काफी लोग पूछते हैं कि क्या टारगेटेड थेरेपी स्पेशली अगर बायोलॉजिकल्स आप ले रहे हैं तो वैक्सीन लिए जा सकते हैं क्या? तो वैक्सीन जो होते हैं सारी सभी वैक्सीन सेम तरीके के नहीं होते। वैक्सीन कुछ लाइव वैक्सीन होते हैं, कुछ नॉन लाइव वैक्सीन होते हैं। इसके अलावा दो चीजें, एक तो सेफ्टी की, अगर आप लाइव वैक्सीन ले रहे हैं और उस समय पर अगर आपने कोई टारगेटेड थेरेपी ले रही है, स्पेशली बायोलॉजिकल्स ले रखे हैं, तो कहीं वो डिजीज तो नहीं हो जाएगी जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन ले रहे हैं, एक ये कंसिडरेशन लेता है। जब आप नॉन लाइव वैक्सीन ले रहे हैं तो दूसरा कंसिडरेशन ये रहता है कि इस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी होगी। तो अगेन मैंने कहा कि ये चीजें, इसको डिसीजन हम अपना ना बना के ये डिसीजन हम डॉक्टर्स के साथ शेयर्ड मेकिंग डिसीजन मेकिंग में लाएं। ज्यादातर वैक्सीन जो है उनकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स आज की डेट में क्योंकि जैक इनहिबिटर्स आ गए और हम यहाँ पे एक हर्पीस की वैक्सीन की बात करते हैं, तो वो वैक्सीन काफी कॉस्टली है। आइडियली वर्ल्ड के अंदर वो वैक्सीन सभी लोगों को जैक इनहिबिटर देने से पहले दिया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, इसलिए फिर ये डिसीजन एक शेयर्ड डिसीजन होता है। डॉक्टर के साथ में डिस्कस करें कि आपको रिस्क कितनी है, आपको हर्पीज की रिस्क कितनी है, आपको हर्पीज नहीं होगा उसकी चांसेस कितने हैं, और आपकी एज प्रोफाइल क्या है, आपको अन्य बीमारियां क्या हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट डिसीजन कैन बी टेकन वेदर यू नीड दिस पर्टिकुलर वैक्सीन और नॉट। सो एक और जो कॉमनली लोग पूछते हैं, और कई बार आप डॉक्टर रोमेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट में होते हुए भी हमारे पास में पेशेंट नहीं आते हैं और वो दवाइयां बंद कर लेते हैं या फिर वो दवाइयां खुद चेंज कर लेते हैं जहां पर उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, तो कई बार टारगेटेड थेरेपी, या इवन मैं कहूँगा टारगेटेड थेरेपी नहीं, दूसरी रूटीन दवाइयों पर भी, कन्वेंशनल थेरेपी पे भी अगर आप हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, किसी रोमैटिक डिजीज में, तो सवाल ये रहता है कि अगर मुझे फलाना बीमारी हो गई, मुझे खांसी जुकाम हो गया, वायरल हो गया, बुखार हो गया, या फिर मेरी कोई सर्जरी होने वाली है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या ये दवाइयां रोक देनी चाहिए या ये दवाइयां चालू ही रखनी चाहिए? तो इसका ब्लैंकेट आंसर जनरली नहीं होता है। ऐसे में क्या है कि अगर आपको उस समय पर कुछ प्रॉब्लम हुई है जो कि इमरजेंसी है, बेस्ट है कि आप अपना रोमेटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर अपने उस अन्य डॉक्टर के पास में जाएं और उनको बताएं कि ये दवाइयां मैं ऑलरेडी ले रहा हूं। तो ऐसे में अगर उनको कुछ दिन के लिए रोमेटोलॉजी वाली दवाइयां, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दवाइयां रोकनी है तो वो बताएंगे। और कई बार वो आपको खुद बोलेंगे कि आप ऐसा करो, एक बार अपने डॉक्टर को ईमेल करके, फोन करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिए कि क्या करना है। तो वो भी ऑप्शन आपके पास में कई डॉक्टर्स के, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के पास में खुला रहता है। इसके अलावा अपन अगर सर्जरी है, इमरजेंसी है, तो फिर बात ही अलग है, आपको पहले वहीं जाना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्जरी में जा रहे हैं जो कि प्लान्ड है, जिसको हम इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं, तो जरूर अपने रोमेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनको बताएं कि हम इस सर्जरी पे जाने वाले हैं और तो हमें क्या करना चाहिए। रोमेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे कि आप जिन दवाइयों पे चल रहे हैं, क्या इन दवाइयों को चलते रहना दिया जा सकता है, या अगर इनको रोकना है तो कितना पहले रोकना है, और सर्जरी होने के कितने दिन टाइम बाद में इसको वापस स्टार्ट करना है। और अब ये सब चीजों पर बहुत स्टडीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो गाइडलाइंस आर देयर। सो कोई भी रोमेटोलॉजिस्ट इसमें आपको ग्रे आंसर नहीं देगा, आंसर्स आर सिंपल एंड black and white on all these now. So with that, I finished these common questions and dilemmas in ankylosing spondylitis, and I would like to welcome if there are any other questions. धन्यवाद डॉक्टर मोहित गोयल आज के टॉपिक को इतना विस्तार में समझाने के लिए। हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट जो है Q&A से सेगमेंट। तो हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं पेशेंट्स की तरफ से, तो मैं वही पूछना चाहूँगा। एक उमेश पुसदकर का एक क्वेश्चन है डॉक्टर मोहित गोयल। I am using etanercept biologic since 5 years. Does it increase the ideal cholesterol? देखिए, ये जो हम टीएनएफ इनहिबिटर्स की जब बात करते हैं
तो किसी भी स्टडी ने लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट तरीके से, हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, से फॉर एग्जांपल 1,000 लोग ऐसे जो कि इस टीएनएफ इनहिबिटर या फिर जहां पर आपने बात करी एटानरसेप्ट पे नहीं चल रहे हैं, वर्सेस 1,000 लोग जो कि एटानरसेप्ट पे चल रहे हैं, तो किसी भी स्टडी में सिग्निफिकेंट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एटानरसेप्ट से या टीएनएफ इनहिबिटर से, ऐसा नहीं बताया गया है। इनफैक्ट जो रोमैटिक रोग होते हैं, इनमें इटसेल्फ इनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसकी रिस्क बताई गई है। तो अन्य कुछ दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल का संबंध हो सकता है, बट जनरली एटानरसेप्ट से नहीं है। इसके बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि और जो पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल के होते हैं उनको देख के बताया जा सकता है कि ये किस से अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, दवा से या इटसेल्फ आपको एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल की रोग स्टार्ट हो गया है। तो वो देख के, और कई बार डाउट होता है कि दवा से हो रहा है तो दवाई कुछ समय विड्रॉ करके भी देखी जा सकती है, लेकिन आपके केस में एटानरसेप्ट में मैं ऐसा मानना नहीं चाहूंगा। थैंक यू डॉक्टर। एक जैसे आपने बायोलॉजिक्स के बारे में इतना विस्तार में समझाया, लेकिन फिर भी एक सवाल आया है कि भाई, आर बायोलॉजिक्स अलाइव, डू बायोलॉजिक्स कंटेन ब्लड? अच्छा, तो बायोलॉजिक्स, जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, बट दे आर नॉट से लाइव सब्सटेंसेस, दे आर नॉट लाइव सेल्स, कोई लाइव ऑर्गेनिजम्स वो नहीं है, और ब्लड इनके अंदर डेफिनेटली नहीं होता है। और तो जहां वहां पर दो चीजें आती है कि क्या ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएंगे या अपने साथ में कुछ इन्फेक्शन लेके आ जाएंगे या कुछ डीएनए वगैरह लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली बायोलॉजिक्स एक फाइनल फिनिश्ड प्रोटीन्स हैं, तो ये बेसिकली लाइव है या इनमें ब्लड है, ऐसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक मनोहर कुमार खरे जी का सवाल है, हाउ मच टाइम गैप टू बी केप्ट ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ सर्जरी? वो शायद गोलूमैब इंजेक्शन ले रहे हैं जहाँ तक। देखिए, इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ दवाएं और कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जहां पर दवाइयां रोकने की जरूरत नहीं होती है। बायोलॉजिक्स के अंदर जनरली अगर प्लांट सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, तो कुछ समय पहले बायोलॉजिक रोका जाता है। लेकिन अगेन, इम्पॉर्टेंट नई नई स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि अगर किसी भी सर्जरी में अगर आप जा रहे हैं, तो डिजीज का कंट्रोल ना होना किसी भी चीज के लिए मच बिगर रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, रेदर देन द ड्रग इटसेल्फ, द बायोलॉजिक ड्रग इटसेल्फ। तो इसलिए बेस्ट है कि अगर आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर डिजीज कंट्रोल में है तो वो खुद चाहेंगे कि आप सर्जरी के कुछ पहले और सर्जरी के कुछ बाद उसको गोलीमैप को या बायोलॉजी को इंटरप्ट करें। और अगर डिजीज कंट्रोल नहीं है तो वो या तो आपको चालू रखने के लिए बोलेंगे, या आपको सर्जरी अगर इलेक्टिव है, इफ इट इज पॉसिबल, तो थोड़ा आपको उसको डेफर करने के लिए बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। एक और सवाल है कि भाई, कैन यू टेक टू बायोलॉजिक्स एट द सेम टाइम? देखिए, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, तो नहीं। लेकिन रेजिस्टेंट केसेस के अंदर जहां पर कि एक बायोलॉजिक फुल डोज पे लेने के बाद में भी पेशेंट पूरे ठीक नहीं है, वहां पर ये स्टडीज चल रही हैं। इनफैक्ट देयर आर रिपोर्ट्स जहां पर कि दो अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करने वाले बायोलॉजिक्स को कंबाइन किया गया है, और वहां पर फेवरेबल रिजल्ट्स भी मिले हैं। बट अभी लार्ज स्केल स्टडीज इन पे नहीं है, तो ऐसा कि अगर मैं हर पेशेंट में सोचूं कि चलो इसको थोड़ा सा इफेक्ट कम आया और मैं दो बायोलॉजिकल कंबाइन कर दूं, ये अभी अब हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, कई, जैसे मैंने कहा, केस रिपोर्ट्स हैं, तो केस रिपोर्ट्स पेशेंट्स को ये दवाएं दे के ही आए, बट दोज हैव बीन इन डेस्परेट सिचुएशंस जहां पर पेशेंट बहुत तकलीफ में और इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो दो अलग मैकेनिज्म की दवाइयों को कंबाइन किया गया एक अरुण पिरोडिया जी का एक सवाल है, I am taking Scapo from last 8 months. Before that, in 2019, I had taken this medicine full of years. Now my question is that should I continue this medicine? How long time should I take this medicine? How long? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सिंपली एफिकेसी और सेफ्टी की, तो एफिकेसी किसी भी दवा की एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या किसी भी रोमैटिक रोग में जो देखी जाती है, उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये होता है कि रोगी या वॉरियर कैसा फील कर रहा है। सेकंड, जो आपके डॉक्टर आपको देख रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं, वो आपकी डिजीज को किस तरह से देख रहे हैं। और थर्ड होता है कि रिपोर्ट्स क्या कह रही है। तो इन तीनों का एक जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आपके डॉक्टर जो करते हैं, उसपे वो कहते हैं कि क्या आपकी डिजीज कंट्रोल में है या डिजीज कंट्रोल में नहीं है। तो अगर डिजीज कंट्रोल में अभी भी स्कैफो लेने पर चल रही है, तो इसका मतलब उसकी एफिकेसी है। दूसरा, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है।
वो भी हमें ब्लड रिपोर्ट से भी पता पड़ता है और आपको देख के भी पता चलता है, तो क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अब आप बात करते हैं कि है ना स्टडीज में क्या है कि एफिकेसी सेफ्टी वाइज कितना लंबा लिया जा सकता है। तो इन बायोलॉजिक्स के ऊपर कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, लेकिन एज वी आर सीइंग मोर एंड मोर डेटा, वी आर इवन मोर अश्योर्ड अबाउट दिस बायोलॉजिक्स कि इनको बहुत लंबे समय लेने में भी एफिकेसी भी खास लूज नहीं होती है और सेफ्टी का भी बड़ा रिस्क नहीं है। तो लंबे समय तक इन्हें लिया जा सकता है, लेकिन कब कम करना है और कब बंद करना है वो उस इंडिविजुअल पेशेंट की स्थिति देख के, अगेन एज आई फोकस ओनली ऑन वन थिंग, मैं पेशेंट्स को भी ये बताता हूँ कि द डिसीजन मेकिंग हैज टू बी शेयर्ड। तो यू डू नॉट हेजिटेट, आपका जो भी कंसर्न है, इवन इफ इट इज जस्ट अ फाइनेंशियल कंसर्न, टेल योर डॉक्टर कि सर मेरा एक कंसर्न है, अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल है कि भाई बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर इन दोनों में से सेफ कौन सा है, और ये दोनों इम्यूनो सप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है? तो देखिए, जैसे हमने बात किया कि ये टारगेटेड थेरेपीज हैं, तो पुराने जमाने में जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेसेंट कहते थे, ब्रॉड कैटेगरी सॉर्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट, जो इम्यून तंत्र के या इम्यून प्रोसेस के सभी स्टेप्स को सप्रेस कर देते थे, ये उस तरह की दवाइयां नहीं है, ये बड़ी टारगेटेड दवाइयां हैं, तो स्पेसिफिक जगह पे टारगेट करती हैं। तो इनमें बेटर एफिकेसी अचीव की जा सकती है विद कंपैरेटिवली लेसर साइड इफेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल ड्रग, जब हम अगर हम उसे उतनी डोज में देते उतनी एफिकेसी अचीव करने के। तो इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं। कोई भी दवा pertaining to any system of medicine, pertaining to any walk of life, there is actually nothing in life which is devoid of side effects. तो जब भी मैंने कहा कि हम कोई दवाई देते हैं तो इट हैज टू बी प्रॉपरली वेड ऑन अ वेइंग स्केल, तराजू में तोलना पड़ेगा कि हम कितना फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना हम साइड इफेक्ट का रिस्क ले रहे हैं। एक सिंपल सी चीज ये, एक स्टडी करी गई थी जहां पर एक हार्ट के अंदर एक दवाई के लिए पाया गया था कि अगर ये दवा पेशेंट को नहीं दी जाएगी तो 5 साल में 40% चांसेस हैं कि वो पेशेंट बेड पकड़ लेगा, वो बिस्तर पकड़ लेगा। वहीं अगर ये दवा उस पेशेंट को रेगुलरली दी जाएगी तो 3% चांस है कि वो 5 साल के अंदर उसको कोई मेजर या माइनर साइड इफेक्ट हो जाए। तो ऐसे में अगर उस पेशेंट को ये दवा सही दी गई है तो आपने उसका रिस्क 40% से कम करके 3% कर दिया। और वहीं अगर उस पेशेंट को ये बीमारी थी ही नहीं, ये रोग था ही नहीं और आपने वो दवाई दे दी है, तो आपने उसका रिस्क 0% से 3% कर दिया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि है ना यू वे अप कि जो आप करने जा रहे हैं उससे आप कितना फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप रिस्क क्या ले रहे हैं। रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स इज ऑलवेज देयर विद बायोलॉजिक एंड टारगेटेड थेरेपीज लाइक इट इज देयर फॉर अदर मेडिसिन। बट देन अगेन, बायोलॉजिक्स एंड टारगेटेड थेरेपीज हम इनको उन पेशेंट्स में वहां पर यूज करते हैं जहां पर डिजीज बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वहां पर बिना, अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो डिजीज आपका क्या बिगाड़ सकती है, उसकी रिस्क इज प्रोपोर्शनेटली हायर। थैंक यू डॉक्टर। एक योगेश कुमार जी का एक सवाल है कि भाई दोनों बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर कितने समय के लिए लेना पड़ता है। प्लस एक मुझे बहुत मतलब पेशेंट ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई पेशेंट के मन में एक डर रहता है कि अगर बायोलॉजिक्स हम शुरू कर देंगे तो वो उसकी आदत पड़ जाएगी और हमको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा और फिर बाकी दवाइयाँ काम नहीं करेगी। तो ये दो सवाल एक ही साथ में आपको पूछ रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहली बात करी कि इसमें बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हर दो लोगों की बॉडी अलग है। मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेट करके निकाल लें कि इतना वेट है, इतनी डिजीज एक्टिविटी है, इतनी ये है, तो इतने महीने के लिए या इतने साल के लिए बायोलॉजिक या जैक इनहिबिटर लेना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट इसको प्रिडिक्ट करने का कोई मॉडल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि है ना आपको कितने समय तक ये लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो स्टडीज में पाया गया कि अगर आप इतने समय के बाद में इस दवा की डोज कम करने की कोशिश करोगे तो 80% लोग ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी 20% के अंदर आपको दिखेगा कि डिजीज वापस एक्टिव हो रही है और वहां पर आपको उस दवा को वापस उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर हम सपोज ये ड्यूरेशन, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 साल का है, कि 2 साल बाद में हम दवा कम करेंगे तो 80% लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इस ड्यूरेशन को आर्बिट्रेरली कम करके 2 साल से मान लो 6 महीने पे ले आते हैं। तो हो सकता है कि 6 महीने पर अगर हम दवा कम करने लग गए तो 80% लोग नहीं ठीक रहेंगे, 20% ही लोग ठीक रहेंगे। तो उसमें
एक दो लोग जिनको आपने जल्दी कम कर दी और प्रॉब्लम नहीं आई, वो तो हमेशा मिलने वाले, बट दैट इज नॉट द वे टू गो। मेडिकल साइंस इस तरह से काम नहीं करती है। व्हेन वी ट्राई टू हील, वी ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बेटर। तो इसलिए ये प्रेडिक्ट करना, जैसे मैंने कहा, पॉसिबल नहीं है। जब समय आता है, व्हेन द डॉक्टर इज कंफर्टेबल कि नाउ दिस पेशेंट इज डूइंग वेल, तो उस दवा की डोज कम करी जाती है, या फिर बायोलॉजिक्स में स्पेसिंग बढ़ाई जाती है, इंटरवल बढ़ाया जाता है, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इसको बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से डोज बढ़ा दी जाती है, इंटरवल कम कर दिया जाता है, और प्रॉब्लम नहीं आती है तो स्लोली वी कीप ऑन टेपरिंग। सेकेंड, जो आपने बात करी कि क्या इनकी हैबिट हो जाएगी या दूसरी दवाइयां काम नहीं करेगी इस तरह से, तो हम जब हैबिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की। क्या हम उस पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है जनरल। बेसिकली अगर आपको पेन वापस आ रहा है, आपको स्टिफनेस आ रही है, और तब आप बायोलॉजिकल लगाते हैं, तो उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं किया जाता है, कहा जाता है दैट इज एन इंडिकेटर कि डिजीज इटसेल्फ इज बिकमिंग एक्टिव। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो हम पेन किलर्स या जो हम नॉर्मली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि टोरिकॉक्सी वगैरह लेते हैं, उनमें भी जनरली नहीं होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जनरली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो कि ट्रेडिशनली मानी गई है, जैसे ओपियोइड्स वगैरह, जैसा कि ट्रेमाडोल जैसी दवाइयों के अंदर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या हैबिट बनती है। और दूसरा ये कि बायोलॉजिक अगर आपने लंबे समय में ले लिया तो दूसरी दवाइयां काम नहीं करेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिक की डोज बिल्कुल कम कर दी गई है, रेयर कुछ ऐसे भी है जिनको कि बायोलॉजिकल बंद भी कर दिया गया है, और अब इन्हें रूटीन दवाइयां दी जाती है या पेन रिलीविंग मेडिकेशंस दिए जाते हैं, और वो बिल्कुल बढ़िया से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें दवाइयां काम करना बंद कर देती एक सवाल और है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप टेकिंग जैक इनहिबिटर्स और बायोलॉजिक्स अब्रप्टली। मतलब एकदम से कभी कभी पेशेंट को अच्छा लगता है और दवाइयाँ सारी बंद कर देते हैं, तो ऐसे में या है। तो जैक बिल्कुल, इनहिबिटर ले रहे हैं या बायोलॉजिक्स ले रहे हैं, तो उसको अचानक बंद करने से क्या। बिल्कुल। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवाएं लंबे समय तक लेनी पड़ेगी और आपको बहुत फायदा है, आप ठीक है, तो आप सोचते हैं कि अब डॉक्टर को बोलूंगा तो वो बंद नहीं करने वाला है, तो मैं खुद ही बंद करके देख लूं। तो इसमें होता क्या है कि वो प्रॉब्लम एब्रप्ट बंद करने पे प्रॉब्लम तो वापस आती ही आती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा ही सेड कि 100 में से एक दो लोग होंगे जिन्होंने जल्दी भी बंद कर दिया, उनको नहीं आएगी, लेकिन हम 100 में से एक दो की स्टोरी लेके पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि या पेन वापस कब आएगा या स्टिफनेस वापस कब आएगी और कितनी आएगी, ये डिपेंड करता है उस दवा के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। तो जैक इनहिबिटर्स में क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम होता है, ये अबाउट 24 आवर्स होता है, कुछ फॉर्मुलेशंस में ये 10 to 12 आवर्स होता है, तो उनको स्टॉप करने के बाद में पेन एकदम सीवियर वापस आता है। तो कई बार पेशेंट उसका मीनिंग नहीं निकालते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल दवाई दे दी गई है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है। तो जब आप छोड़ते हैं तो उनमें आपको पेन वापस जल्दी रिटर्न हो जाता है। लेकिन वहीं उन कई चीजों का उसमें बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर किसी को सर्जरी के लिए जाना है और जैक इनहिबिटर पे वो चल रहे हैं, तो बहुत कम समय के लिए जैक इनहिबिटर बंद करके काम चल जाएगा, अगर मेजर सर्जरी है तो। वहीं बायोलॉजिक में अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है, तो फायदा ये है कि जब एकदम रोका तो इमीडिएटली पेन वापस नहीं आ जाएगा, कुछ डेज या कुछ वीक्स के बाद में पेन आएगा। लेकिन वहीं जो मैंने बोला था कि उसमें जैक इनहिबिटर का एडवांटेज ये था कि उसको कम दिन के लिए रोकना पड़ेगा। बायोलॉजिक जब आपको रोकना पड़ेगा सर्जरी के अराउंड, तो उसको ज्यादा दिन के लिए रोकना पड़ेगा। तो ये एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो पेन या प्रॉब्लम वापस आएगा ही अगर एब्रप्ट स्टॉप किया गया। अगर स्टेप वाइज धीरे धीरे एक एक दवा की डोज थोड़ी थोड़ी कम करके बंद करेंगे, तो देयर विल बी गुड 40 to 50 या इवन 60 to 70% पेशेंट्स जहां पर की डोज को कुछ कम किया जा सकेगा, रेयरली और अनकॉमनली जहां पर बंद भी किया जा सकेगा, बट एब्रप्टली इसका आंसर नहीं है। सेकेंड चीज, बायोलॉजिक्स के अंदर जब आप एब्रप्टली बंद करते हैं, तो हमने बात किया कि बायोलॉजिक्स कैन बी इम्यूनोजेनिक, बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो जब एक सर्टेन रेगुलर डोज ऑफ उस टारगेटेड थेरेपी की बायोलॉजिक की नहीं जा रही है, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज धीरे 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 करके बॉडी में बन जाएगी। तो जब आप उस गैप के बाद में वापस बायोलॉजिक लोगे, एंड इफ दोज एंटीबॉडीज हैव फॉर्म्ड, तो उस समय पर प्रॉब्लम ये आएगा कि दैट बायोलॉजिक माइट नॉट बी दैट एफिकेशियस फॉर यू। इसलिए इनको कभी भी इस तरह से एब्रप्टली स्टॉप करना इज नॉट द आंसर। ये मनु कुंडू जी का सवाल है, ये शायद बायोसिमिलर ले रहे हैं, लेकिन कौन सा ले रहे हैं वो उन्होंने नहीं बताया है।
तो उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ बायोसिमिलर, जैसे कि हेयर लॉस। सी जनरली मैंने जैसे कहा कि एवरी मेडिसिन विल हैव साइड इफेक्ट्स. वी हैव सीन few people who have hair fall as a side effect of biologics as well as targeted therapies. और कॉमन वाली जो हम कन्वेंशनल दवाइयां यूज करते हैं उनमें तो हेयर फॉल कुछ लोगों को होता है. बट विद बायोलॉजिक्स विद एंटी-टीएनएफ दिस हेयर फॉल इज अ वेरी अनकॉमन अकरेंस. तो इसलिए अगर आपको हेयर फॉल सिग्निफिकेंट हो रहा है तो सी योर रोमेटोलॉजिस्ट, उनसे ये चीज डिस्कस करें. अगर वो इफ दे फाइंड इट अप्रोप्रिएट, हो सकता है उनको लगे कि नहीं ये तो एंटी टीएनएफ से नहीं है या ये इस डिजीज से भी नहीं हो रहा है, तो दे माइट आस्क यू टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. तो ऐसे में ये देखना कि कहीं आर्थराइटिस तो एक्टिव नहीं है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर कोई और अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, रेदर देन फर्स्ट लुकिंग फॉर एंटी टीएनएफ कॉजिंग हेयर फॉल. बट ऑफ कोर्स वो पॉसिबिलिटी दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। एक देखो, बहुत सारे पेशेंट्स में ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर बायोलॉजिक्स लेने के बाद वो बायोलॉजिक्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वो क्यों होता है? प्लस टोफासिटनिब में भी ऐसा हो सकता है, मतलब सॉरी जैक इनहिबिटर में भी ऐसा हो सकता है? ये एक सवाल है। सी इसमें दो एस्पेक्ट है. तो मैंने पहले जो बताया एक इम्यूनोजेनिसिटी वाला, कि बॉडी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगर आपने स्पेशली एब्रप्ट लेना बंद किए हैं या फिर आपने स्पेसिंग बहुत इंक्रीज कर दी है विदाउट एडिंग अदर ड्रग्स टू अडालिम्यूमैब या इन्फ्लिक्सिमैब, तो बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के, फिर भी ये रिस्क ऐसा नहीं है कि सभी सभी के लोगों को ये बायोलॉजिक काम करना बंद कर देंगे. इन सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल ये एंटीबॉडीज बन जाती है और ये बायोलॉजिक काम करना बंद कर देते हैं. जैक इनहिबिटर्स के अंदर ये एंटीबॉडी बनने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन एक और चीज जो इसको कॉम्प्लिकेट करती है वो ये है कि मेनी अ टाइम्स पहले डिजीज वो माइल्ड थी या मॉडरेट थी, और जो शुरू में दवाई दी गई उससे डिजीज कंट्रोल आ गई. जब आपने एब्रप्टली उस दवाई को बंद किया तो डिजीज माइल्ड मॉडरेट या में नहीं है, सीवियर स्टेज में है. और ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास या तो नहीं गए, या एक बार गए डॉक्टर ने वो सेम मेडिसिन स्टार्ट करी, आपको रिलीफ नहीं आया और फिर वापस आप डॉक्टर से नहीं मिले, दोज आर द मच मोर कॉमन रीजंस कि डिजीज का स्टेटस अब वो सेम नहीं है, इसलिए वो दवाई काम नहीं कर रही है. एंटीबॉडीज, इम्यूनोजेनिसिटी, ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, लेकिन दे आर फार लेस कॉमन, ये बहुत कम लोगों में होते एक दिनेश मस्के का सवाल है कि उन्होंने मतलब इटरोकॉक्सी को साथ लिया है लेकिन उसके कारण भी पेन बढ़ा है, और अभी उनको स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है और वो प्लान कर रहे हैं टोफासिटनिब का। तो टोफासिटनिब ले सकते हैं क्या? और मतलब डॉक्टर के गाइडेंस पे, और कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं क्या? ये सवाल उन्होंने पूछा। हैं. देखिए इस सवाल पे मैं थोड़ा सा लैटरली जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा कॉमन है कि हम जब मेडिसिन लिखते हैं या कोई दूसरे डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, वो बड़ा सिनेरियो कॉमन है. पेशेंट आपके पास में आ जाता है कि ये इन डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी थी इससे तो मेरा दर्द बढ़ गया. हम्म। तो इसमें हमें समझने की जरूरत यह है कि जब कहीं पर अगर आग लगती है और हम्म। फायर ब्रिगेड को आप कॉल करते हैं, तो हमारा कॉल करते ही आग बुझनी चालू नहीं होती है. इवन वो फायर ब्रिगेड जब रास्ते में आ रहा है तब भी आग नहीं बुझना चालू होती है. जब वो पहली पानी की धार डालता है तब भी आग बुझनी चालू नहीं होती है. वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पानी जब वहां पर गिर जाता है आग के ऊपर, उसके बाद में आग बुझनी चालू होती है. एंड दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आपको दवा दी गई है, सपोज आग बहुत ज्यादा लग रही है शुरू में, बिकॉज वी कैन नॉट गेज फ्रॉम आउटसाइड एग्जैक्टली कि कितनी आग लग रही है. आप शुरू में मग से पानी डाल रहे हो और आग लगी हुई है बहुत ज्यादा, तो दैट आग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वो जो पेन होगा वो डिजीज इंक्रीज होता रहेगा. तो वो उन दवाइयों से इंक्रीज हो गया ऐसा नहीं होता है. मोस्टली इट इज कि वो जो मेडिसिन है वो आपके लिए काफी नहीं पड़ रही है, वो काम नहीं कर रही है, या फिर आप बहुत जल्दी उनको उनके ऊपर डिसीजन बना रहे हो कि अभी तो एक हफ्ता 10 दिन ही हुआ है. तो ऐसे केस में अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या जैक इनहिबिटर्स ले सकते हैं. Again, you can of course ask this question to your rheumatologist, but they have to judge and see. पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर जैक इनहिबिटर, और सम अदर ड्रग इज गुड फॉर यू, और इज देयर सम अदर रूटीन ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन योर केस. क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत ही वेरिड डिजीज है जिसमें स्पाइन और एक्सियल स्केलेटन के अलावा अपने हाथ और पांव के जोड़ अफेक्ट हो सकते हैं, आईज, स्किन, गट इफेक्ट हो सकती है. तो इसमें कई सारी अलग अलग दवाइयां अलग अलग सिनेरियोज के अंदर यूज की जाती है. तो
अपने रोमेटोलॉजिस्ट डिस्कस करें। डेफिनेटली जैक इनहिबिटर एएस में ऑप्शन तो है ही है, लेकिन आपके पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे। एक और सवाल जैसे मैंने पूछा था कि भाई क्या दो बायोलॉजिक्स एक साथ ले सकते हैं क्या, वैसे हम्म। एक सवाल और आया है कि भाई बायोलॉजिक्स के साथ साथ जैक इनहिबिटर भी ले सकते हैं। सी एज ऑफ नाउ जो मैंने बोला कि कोई लार्ज स्टडीज इन पे नहीं है, हम्म, तो जब हम डॉक्टर कोई किसी भी चीज को ट्रीट करता है, तो बिफोर शोइंग कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को कम कर सकता हूँ, डॉक्टर हैज टू बी श्योर कि मैं कहीं कुछ और नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ पेशेंट का। सो दैट इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट, डू नो हार्म। तो जब हम बात करते हैं जैक इनहिबिटर्स की और बायोलॉजिक्स पे, क्योंकि दोनों ही एक तरह से टारगेटेड दवाइयां हैं, पावरफुल दवाइयां हैं, जब तक इनफ डेटा नहीं है तो जनरली इनको कंबाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली एज आई सेड कि देर आर फ्यू केस रिपोर्ट्स जहां पर कि एंटी टीएनएफ और जैकिन सॉरी जैक इनहिबिटर को कंबाइन किया गया है, बट दोज वर डेस्परेट सिचुएशंस जहां पे पेशेंट वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, दे हैड ट्राइड एवरीथिंग एल्स दैट वाज अवेलेबल, और वो काम नहीं कर रहा था, और वहां पे वो किया गया है। स्टिल अगर ये कभी लार्ज स्टडीज आ भी जाएंगी कुछ इस पे और अप्रूव हो जाएगा, तो इज इट अ कॉमन ऑप्शन? नो, इट इज नॉट अ कॉमन ऑप्शन। क्योंकि अगर अपन रेगुलर एक पेशेंट जैक इनहिबिटर पे चल रहा है, जैक इनहिबिटर से काम नहीं आया, उसको काम नहीं बना, उसको बायोलॉजिक पे डाला गया, देर आर एक्चुअली वेरी वेरी फ्यू पेशेंट्स जिनको ये ट्रीटमेंट सही तरीके से लेने पे, सही मॉनिटरिंग के अंदर लेने पे, डॉक्टर की गाइडेंस में लेने के बाद में फर्क नहीं पड़ता है, या उनका काम नहीं बनता है। देर आर एक्चुअली वेरी फ्यू सच पेशेंट्स। सो वो डेस्परेट सिचुएशंस हैं, वहां पर हो सकता है नेवर से नेवर कि हमें आगे इसको यूज करें डेस्परेट सिचुएशंस में, बट नॉट कॉमनली राइट नाउ। ओके, एक और सवाल है कि भाई दोनों जैक इनहिबिटर और बायोलॉजिक से डिजीज प्रोग्रेशन रोक सकता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये इससे क्योर हो सकता है। और उसी के साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि भाई फ्यूजन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इस फ्यूजन रिवर्सिबल बाय बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर ये। तो इसको हम तीन भागों में लेंगे। पहली बात तो एक क्वेश्चन जो कि बड़े कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं, तो मैं उनको इस तरह समझाता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रीटेबल डिजीज एंड अ क्योरेबल डिजीज। तो क्योर की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे मलेरिया की, कि हमने 5 दिन की या 7 दिन की दवाई दी, अब मलेरिया आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर आपको वापस मलेरिया के कीटाणु वाला मच्छर काटेगा तो ही आपको मलेरिया होगा, अदरवाइज आपको मलेरिया नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्योर। हम्म, क्योर अभी तक रोमैटिक कंडीशंस का, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसमें डीपर फिलोसॉफिकल वे में सोचेंगे, तो कोई भी मेडिकल बीमारियां एक्सेप्ट फॉर फ्यू इन्फेक्शंस क्योर नहीं होता है। टेक अ सिंपल एसिडिटी। एसिडिटी में ऐसा होता है कि डिजीज कंट्रोल्ड है, प्रॉब्लम कंट्रोल्ड है, दवाइयां नहीं चल रही है, दैट डजंट मीन इट इज क्योर, कि वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। सो मे बी these diseases have been made like this, we do not know. If we find a cure in the future, we will try and cure them. तो अब इसमें आता है कि है ना, कि हम क्या डिजीज प्रोग्रेशन रुकता है? बिल्कुल डिजीज प्रोग्रेशन रुकता है। अगर इफेक्टिवली आपको ट्रीट किया जा रहा है, ये देख रहे हैं कि जो आपका कंपोनेंट है, पेशेंट का कंपोनेंट जो आप फील कर रहे हैं, दैट इज फाइन। डॉक्टर का जो असेसमेंट है, इन दैट ऑल्सो यू आर डूइंग फाइन, एंड द रिपोर्ट्स आर ऑल्सो सेइंग दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन, तो डिजीज प्रोग्रेशन बिल्कुल रुकता है। तो आगे आपकी स्पाइन बेंड हो जाएगी, अकड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है इफ द डिजीज इज इन फुल कंट्रोल। एंड थर्ड पार्ट इज बैम्बू स्पाइन और अ फ्यूज्ड स्पाइन रिवर्सिबल? नो, अभी तक कोई ऐसी थेरेपी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिनसे कि फ्यूज स्पाइन को रिवर्स किया जा सके, कि जहां पर ऑलरेडी लिगामेंट्स कैल्सिफाई हो गए हैं या फिर जॉइंट पे बोन से बोन जुड़ चुकी है, और कोई मेडिसिन से उसको रिवर्स किया जा सके, ऐसा नहीं होता है। देर आर सम जॉइंट्स वेयर सर्जिकल ऑप्शन इज अवेलेबल, दे कैन बी रिप्लेस्ड, बट मेडिसिन से रिवर्स नहीं किया जा सकता। थैंक यू डॉक्टर। एक आखिरी मतलब कॉस्ट से लेके बहुत सवाल आ रहे हैं। आशुतोष जी का है कि भाई मतलब बायोलॉजिक्स के क्या क्या कॉस्ट है, बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर के, तो ऐसा कोई आप रफ फिगर दे सकते हो। और दूसरा, कोई कई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में बायोलॉजिक्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है? सी इसमें है ना, देर आर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज जो कि इसमें आपको एक लिमिटेड सपोर्ट, दोज हु आर इन नीड, वहां पर देती हैं। आई कैन नॉट स्पेसिफिकली नेम राइट नाउ, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, बट देर आर। बट इसके अंदर जो हमें फोरमोस्ट देखना है, वो ये देखना है कि सस्टेनेबिलिटी,
कि अगर हम इस ट्रीटमेंट के ऊपर जा रहे हैं, आपको भी देखना है और आपके डॉक्टर को भी देखना है, तो हाउ विल आई बी एबल टू सस्टेन ऑन दिस फॉर मंथ ऑन मंथ एंड फॉर ईयर ऑन ईयर। सो वो एक जब हम शुरू में डिसीजन करते हैं तब इम्पोर्टेंट है। Of course, there are certain special situations when the disease is very active at the beginning, जहां पर होगा कि हो सकता है कि हम थोड़े समय के लिए बायोलॉजिक दें तो आगे हमें बायोलॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और रूटीन दवाई पे काम बन जाएगा। ऐसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन रूमेटोलॉजी में आती है, लेकिन जनरली बायोलॉजिक्स क्योंकि लंबे समय तक चलेंगे तो आपको उसका मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ती है। बायोलॉजिक्स की कॉस्ट पहले के मुकाबले में काफी कम आ गई है। सो इफ यू से अबाउट कि जब हम एंटी टीएनएफ को स्टार्ट करते हैं तो आजकल तो इनिशियली वन थेरेपी फॉर अ मंथ कैन बी प्रोक्योर फॉर एज लेस एज 10 to 12,000 रुपीज। सो ये बहुत कम नहीं है। इवन हम बात करें जैक इनहिबिटर की भी, तो जो कि अराउंड 2,000 रुपीज की पर मंथ की थेरेपी है, इंडिया में जो एवरेज इनकम है और जो एवरेज पैरिटी लेवल है उसके लिए बहुत ही कॉस्ट कोई कम नहीं है। बट आई एम कंपेयरिंग दिस विद व्हेन biologics had just come. For example, when adalimumab had just come, when the original biological molecules, which were almost 12 times of the cost of this current therapy, 6 to 12 times of the cost of these therapies currently. So अब TNF अगर एक मोटे मोटे फिगर की बात करें तो जो मैंने बताया वही है कि शुरुआत जब करी जाती है तो 10 से 12 हजार पर मंथ की में थेरेपी कैन बी प्रोक्योर्ड। एक आखिरी क्वेश्चन है कि भाई बायोलॉजिक्स या जैक इनहिबिटर में कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नो, जनरली जो डाइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं दे आर मोर रिलेटेड टू द डिजीज दैट यू आर सफरिंग एंड द जनरल प्रिकॉशंस रिलेटेड टू दैट, बट दे आर नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ थेरेपी यू आर ऑन, मोस्ट कॉमनली नॉट। थैंक यू, थैंक यू। हमेशा की तरह आज का वेबिनार भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। समय की कमी के कारण हम सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण पाटिल कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण आज वो यहाँ हाय हाय नहीं भूषण। आए। हाय। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं काफी लास्ट में ज्वाइन किया, बट थैंक यू डॉक्टर मोहित, आपने काफी अच्छी तरीके से सारे सवाल आंसर किए पेशेंटली। और इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारे एस वॉरियर्स के बीच में जैक इनहिबिटर्स के लिए इतने सारे सवाल है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर वो खुलकर ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। और डॉक्टर गोयल ने काफी अच्छे से समझाया अबाउट ऑल द साइड इफेक्ट्स and the treatment of ankylosing spondylitis with JAK inhibitors। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये टैबलेट फॉर्म में है, तो इसकी वजह से इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। काफी पेशेंट्स दूसरे पेशेंट का पर्चा देखकर दवाई ले रहे हैं या किसी ग्रुप पर पढ़कर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिमेम्बर, ये बायोलॉजिक्स इंजेक्शन है और ये टैबलेट में है, इसलिए इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए और आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना चाहिए कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। एंड प्रोबेबली नॉट एवरीवन नीड्स इट, ये भी है। तो मेक श्योर कि नो मैटर आप कितना इसके बारे में पढ़े, ग्रुप पर सुने या फ्रेंड से सुने, बट आप आपकी डॉक्टर के सलाह के बिना ये दवाई नहीं लेना चाहिए। दवाइयाँ काफ़ी सेफ है एज लॉन्ग एज यू टेक इट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अंडर मेडिकल सुपरविजन थिंग्स कैन बी मॉनिटर्ड। साइड इफेक्ट हम पहले देख सकते हैं, साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए पहले से कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। तो these are just few tips from my side। एंड डॉक्टर मोहित ने काफ़ी हेल्प किया है हमारे ASWS के काम के लिए। ही इज़ हेल्पिंग अस विद द ASWS न्यूज़ लेटर एज वेल, and many other ways he has helped, and I'm sure he would be happy to help in future webinars as well। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया डॉक्टर गोयल आपको, बट आई एम श्योर यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड with the ASWS members। Yes, so it's nice that we had you were here at least for the last few minutes, and your team is doing a great job, and
Mr. Ghate introduced me too generously, I feel, and it has been a very fruitful session today. हाँ नहीं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ और जुड़े हमारे आगे के कार्य में भी। डॉक्टर गोयल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एडिटोरियल बोर्ड में भी है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे से करते हैं, ही इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम उन्हें कॉन्फ्रेंसेस, साइंटिफिक प्रोग्राम बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए जानते हैं, उनकी पहचान है। तो ये उनके सारे स्किल्स हमें बहुत काम आ सकते हैं एसडब्ल्यूएस के लिए। Anytime. तो ओवर टू यू भूषण। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। ASWS की तरफ से मैं डॉक्टर मोहित गोयल और डॉक्टर प्रवीण पाटिल दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज के सेशन को इतना विस्तार पूर्वक हमको समझा। स्पेशली डॉक्टर मोहित गोयल, आपका तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत ही एकदम डिटेल में बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर्स के बारे में समझा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं बायोलॉजिक्स और जैक इनहिबिटर्स रिलेटेड। तो थैंक यू टू बोथ डॉक्टर मोहित गोयल एंड टू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर ASWS के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में होगा उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने का प्रयास करेंगे। मैं ASWS की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड नाइट।